लास्ट क्लास में हमने जो है बेसिकली थर्मल फिजिक्स का सेक्शन स्टार्ट किया था। और थर्मल फिजिक्स में जो स्टार्टिंग टॉपिक्स थे वो सारे बेसिकली वो ओ लेवल्स वाले ही थे, जिसमें हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका फॉर्मूला और उनमें जो डिफरेंसेस थे कुछ बेसिक्स, तो लास्ट टाइम वो डिस्कस किए थे। अब जो नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास ये आइडियल गैसेस के साथ स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टार्ट में हमने सिर्फ थर्मल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। और नेक्स्ट इसमें आइडियल गैसेस के जो लॉस थे, बेसिकली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, क्योंकि लास्ट ईयर सिलेबस में अपडेट हुई थी तो उस वक्त वो चीज़ें रिमूव कर दी थी लॉज वहाँ से। लेकिन अब हमारे पास वो सारे लॉज और सारी क्वेश्चंस यूज होंगी बेसिकली एग्जाम्स के क्वेश्चंस में भी। तो नेक्स्ट आप आइडियल गैसेस से जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सारे गैस लॉज आएंगे, और गैस लॉज के बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स का सेक्शन स्टार्ट होगा इसी चैप्टर में, जो कि बिल्कुल न्यू होगा। इससे पहले वो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आइडियल गैसेस से, और आइडियल गैसेस में कुछ हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी सबसे पहले। तो आइडियल गैसेस में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, कुछ अजम्पशंस होंगी, वो अजम्पशंस हमने याद रखनी है। और वो अजम्पशंस ही हमारे पास यूज होंगी पूरे गैस लॉज में। हम कहीं भी गैस की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे तो वो सारी प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है, और वो सेम प्रॉपर्टीज ही हम अप्लाई करेंगे। तो आइडियल गैसेस में हमारे पास जो अजम्पशंस होंगी, उसमें अजम्पशंस में सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के बारे में, मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, और वही नॉलेज हम सेम अप्लाई करेंगे सारी स्टेट्स पे जो हमारे पास यूज हो रही हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो अजम्पशंस होंगी कुछ, और ये सारी अजम्पशंस आइडियल गैस के लिए होंगी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मोशन। और इसमें हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट्स हमने याद रखने। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारे पास इसमें ये आएगा कि नॉर्मली गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पता है कि वो रैंडम मोशन में होते हैं। जिस तरह हम एयर मॉलिक्यूल्स की भी एग्जांपल लें, तो बेसिकली एयर मॉलिक्यूल्स, एयर में भी गैसेस है हमारे पास, और वो गैसेस यूज होती हैं। और उन गैसेस को ही यूज करके, उनके कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास रैंडम मोशंस में होते हैं। सो गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास ये हो जाएगा कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। और दूसरा हम ये कंसिडर करेंगे कि दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये होगा कि उनकी मोशन को हम ये कंसिडर करेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। और दूसरी इसमें चीज ये होगी कि हमें पता है कि सॉलिड लिक्विड गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कवर करने के लिए हमें ये भी आइडिया होता है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा वीक बाउंड होते हैं, और गैसेस में बिल्कुल उनकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन में मूव कर सकते हैं। वो बाउंड नहीं होते किसी फिक्स स्टेट में, किसी फिक्स वॉल्यूम में, किसी फिक्स शेप में। तो उस पॉइंट के कंपैरिजन में हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर, और मॉलिक्यूल्स हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है। तो उनकी जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, मतलब ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं होगी लेकिन ऑलमोस्ट जीरो के करीब करीब ही होगी, हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे अगर उनकी कोई आपके पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हुई, क्योंकि वो वीक इतना होती है कि उससे हमें कोई मतलब मोशन या फोर्स का कॉन्सेप्ट मिलता नहीं है वहां पर, तो इसलिए हम उसे बिल्कुल नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये कंसिडर करेंगे हम कि द गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव एज हार्ड प्लास्टिक, सॉरी, हार्ड इलास्टिक प्रोसेस और हार्ड इलास्टिक स्फीयर्स। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेसिकली वो स्फेयर शेप में होते हैं, और उन स्फेयर शेप्स को हम कंसिडर करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो वो जो स्फेयर्स होंगे उनका जो कोलिजन होगा उन्हें हम कंसिडर करेंगे कि वो हार्ड और इलास्टिक होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में होता ये है कि हमने मोमेंटम जो एएस में पढ़ा था, तो इलास्टिक कोलिजन में जो एनर्जी और मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। तो इसलिए हम इन्हें इलास्टिक कंसिडर करेंगे क्योंकि उनकी एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, जिसकी वजह से वो अपना लेवल और अपना जो भी उनकी पोजीशन होगी वो लूज नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट हम ये कंसिडर करेंगे कि जो कोलिजन्स होंगे उनके, द कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। तो ये बिल्कुल आइडियल गैस है, तो हम बिल्कुल आइडियल सिचुएशन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि उसमें बिल्कुल इलास्टिक कोलिशन होगा, जिसकी वजह से बिल्कुल भी एनर्जी हमारी लॉस नहीं होगी और मोमेंटम भी हमारा कंजर्व रहेगा। और सिक्स पॉइंट ये होगा कि जो इनका टाइम ऑफ कोलिशन होगा, सो द टाइम ऑफ कोलिशन is negligible compared to the time between collisions। ठीक है, अब आप इसमें देखो पहले लिखा टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टाइम बिटवीन कोलिजन्स। तो मतलब जो हमारे पास टाइम होगा कोलिजन का कि वो कितने टाइम में कोलाइड करते हैं, और जब वो कोलाइड करेंगे दो बॉडी, जिस तरह स्नूकर में नॉर्मली होता है कि दो बॉल्स जब कोलाइड करती हैं, तो जब वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती है तो उस कांटेक्ट में आते वक्त भी कोई ना कोई माइक्रो टाइम होता है। तो हमारा जो टाइम ऑफ कोलिजन होगा वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, इतने सारे कोलिजन्स होंगे वहां पर, तो उनका टाइम बहुत शॉर्ट बहुत माइनर कंसिडर करेंगे, तो इसलिए उस टाइम को भी हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं। और लास्ट पॉइंट ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, ठीक है, और जो एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा उस गैस का, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यानी एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल का अगर हम वॉल्यूम लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के, मतलब एक सिलेंडर में गैस फिल है तो उस सिलेंडर का एक वॉल्यूम होगा, वही गैस का वॉल्यूम कंसिडर किया जाएगा। तो बेसिकली आपके पास जो उस गैस का टोटल वॉल्यूम होगा उसके कंपैरिजन में जो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि वो इतने माइक्रो होते हैं कि नॉर्मली तो हम उन्हें देख भी नहीं पाते, और अगर हम उनकी मूवमेंट ऑब्जर्व भी करते हैं माइक्रो लेवल पे तो वो ऑलरेडी इतने माइक्रो होते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है आपके पास उसके कंपैरिजन में वो उनका जो वॉल्यूम होगा वो माइक्रो नैनो में तो मिल जाएगा, लेकिन वो इतना स्मॉल होगी वैल्यू कि हम उसको नेग्लिजिबल ही कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे आइडियल गैसेस के, और वो ये पॉइंट्स आपके पास एग्जाम में पूछते भी हैं कि इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स या थ्री पॉइंट्स, कभी वो चार भी पूछ लेते हैं जो आइडियल गैसेस के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स हमने माइंड में रखने होंगे और इन्हीं की बेसिस पे हम सारा जो भी हमारा आइडियल गैसेस का कॉन्सेप्ट होगा, गैस लॉज होंगे, वो सब इसी पे वर्क कर रहे होंगे। और इसमें जब हम गैस लॉस के साथ स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास पहला गैस लॉ आएगा बॉयल्स लॉ।
तो बॉयल्स लॉ आपको याद होगा कि बॉयल्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट ये थी कि अगर हम फिक्स मास लेते हैं गैस का और कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैसेस में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कोई एक चीज को कांस्टेंट रखते हैं और बाकी दो चीज को हम कंपेयर करते हैं। तो बॉयल्स लॉ में हमारे पास जो चीज कांस्टेंट रहती है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। तो पहली बात हम ये लिख सकते हैं, फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आ जाएगा कि हमने मास फिक्स रखना है और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें होगी वो ये होगी कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। और इसका रिलेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, और जब प्रेशर दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम बन जाएगा, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट की जगह पे हमारे पास टेम्परेचर आएगा, तो पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल होगी। और जब हम दो स्टेट्स कंसिडर करते हैं, मतलब एक इनिशियल स्टेट ले लें और एक फाइनल स्टेट ले लें, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट में ये होता है कि अगर हम इनिशियली वैल्यूज ले रहे हैं P1 और V1 और फाइनल वैल्यूज ले रहे हैं P2 और V2, तो जो चेंज होगा हमारे पास उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारे पास दोनों में कांस्टेंट आ रहा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट आने का मतलब ये है कि हम इनकी वैल्यूज जो प्रेशर और वॉल्यूम की है वो तो चेंज कर सकते हैं। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम फर्स्ट स्टेट का इक्वल होगा प्रेशर और वॉल्यूम दूसरी स्टेट का, अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फिर हमारे पास ये सिनेरियो फॉलो नहीं होगा बॉयल्स लॉ का। तो उसके लिए टेम्परेचर का कांस्टेंट होना कंपलसरी है। तो कांस्टेंट हम यहाँ पे अपना बिल्कुल टेम्परेचर को रखेंगे ताकि दोनों चीजें हम इन्वर्सली फॉलो कर सकें। तो बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के लिए बनाया था, ये हमें याद रखना है। और इसके साथ फिर हम अगर सेकंड लॉ की बात करें, और कुछ पॉइंट्स आप इसमें और भी लिख सकते हो इस लिंक से रिलेटेड। और वो पॉइंट्स आपके पास ये पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं
व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे एक दूसरे के। मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन another। और इसमें हम दूसरी बात ये लिख सकते हैं कि जब वो मॉलिक्यूल्स इतना क्लोज होंगे तो उनका कोलिजन भी इजी हो जाएगा, क्योंकि जितना दूर डिस्टेंस होंगे तो उन्हें उतना टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में, और फिर वो कोलाइड करेंगे। लेकिन जब वो बिल्कुल उनका वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे तो वो इतना क्लोज आ जाएंगे कि जो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी कोलिजन की वो इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ collisions will increases। तो इसका मतलब है वो जो वॉल से कोलाइड करेंगे या उनका आपस में जो कोलिजन होगा वो उसकी नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं सिंपल वर्ड्स में। और दूसरी बात ये कि जब वो कोलाइड करेंगे तो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और फिर हम इसको सिंपल ये लिख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, जो हम नॉर्मली कह रहे होते हैं कि प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी जो बैकग्राउंड मॉलिक्यूल्स की वर्किंग होगी, अगर वो आपसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछेंगे तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हो कि जब वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं, उनका जो कोलिजन है उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और जो फोर्स अप्लाई हो रही है मॉलिक्यूल्स की एक मॉलिक्यूल की दूसरे पे वो भी इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल आप ये कह सकते हो कि उनका प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में इसकी नॉलेज आएगी कि मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में हम इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ आ गया आइडियल गैसेस की सिनेरियो में, जिसको हम बॉयल्स लॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा अगर हम कंसिडर करें लॉ, तो सेकंड लॉ हमारे पास चार्ल्स लॉ है। ठीक है, तो सेकंड में हम यूज करेंगे चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ जो है वो वॉल्यूम और टाइम के मिड में बनेगा। तो वॉल्यूम और टाइम आपके पास जो है वो यहाँ पर यूज होगा। और इसमें हमारे पास ये सिनेरियो होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो अब वॉल्यूम और टाइम की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि प्रेशर यहाँ पर गिवन नहीं है, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल ये लिख सकते हैं, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इस बार हमारे पास जो है वो प्रेशर को हम कांस्टेंट ले रहे हैं। और दूसरी चीज ये होगी कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये हमारे पास जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इससे पहले जो था वो हमने प्रेशर और वॉल्यूम में देखा था कि वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे।
और इस बार प्रेशर को हमने कांस्टेंट लिया है और वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपके पास स्पेशल केसेस हैं कि जब आपके पास जो कंडीशन गिवन होगी एग्जाम में या क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वो सिचुएशन अप्लाई करके और वो लॉ यूज कर सकते हैं हम उस स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। तो इसमें आपके पास जो है वो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, और वॉल्यूम इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट आ जाएगा और टी हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर होगा। और अगर हम कांस्टेंट को एक एंड पे रखते हैं तो कांस्टेंट इक्वल होगा वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर के। और इसमें भी अगर हम इनिशियल और फाइनल सिचुएशन लेते हैं तो इनिशियल और फाइनल सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम वन होगा वो डिवाइड होगा टेम्परेचर वन से, और उसको हम इक्वल लेंगे फाइनल स्टेट के V2 डिवाइडेड बाय T2। और ये जो टेम्परेचर होगा हमारे पास, इसमें ये चीज़ हमें याद रखनी है कि आइडियल गैसेस में टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं। टेम्परेचर इज इन केल्विन, तो टेम्परेचर को हमने केल्विन में लेना है। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो तो सर। ठीक है, ये हमारे पास दो लॉज हो गए। एक में हमने ये देखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है और दूसरे में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। और अब हम इन सारी क्वांटिटीज को कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक थर्ड कैटेगरी बन जाएगी लॉ की, और उसे हम एवोगाड्रोस लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं चीजें आपने देखी होंगी। तो थर्ड आपके पास कैटेगरी होगी एवोगाड्रोस लॉ। और एवोगाड्रोस लॉ में सिंपल आपने क्या करना होगा, इसमें भी हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी। सबसे पहले ये कि वही मास को हमने फिक्स रखना है फॉर अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए यहाँ पर वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू volume is inversely proportional, sorry, it is directly proportional to number of moles। तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो गैसेस के लिए हम यूज करते हैं कि गैसेस में जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी उनका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली टू नंबर ऑफ मोल्स। और इन शॉर्ट हम इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट आ जाएगा और n जो है स्मॉल वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें भी अगर हम कांस्टेंट को एक एंड पे रखते हैं सो कांस्टेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर नंबर ऑफ मोल्स। और इसके बाद जो फाइनली है हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन बनेगी जिसको हम पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो फाइनल इक्वेशन हम यहाँ पर लिखेंगे और वो फाइनल इक्वेशन आपके पास इस तरह से बनेगी। आइडियल गैस इक्वेशन, और उस आइडियल गैस इक्वेशन में हम सिंपल ये लिखेंगे कि जितने भी लॉस थे उन सबको कंबाइन कर लेंगे। पहला लॉ ये था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू प्रेशर जो कि बॉयल्स लॉ था, और दूसरा लॉ था हमारे पास कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, और तीसरा हमारे पास होगा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो जब हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ वॉल्यूम ही मिल रहा है। तो तीनों में लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमारे पास सिंपल कॉमन हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के। तो प्रेशर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और प्रेशर को जब हम दूसरे एंड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पी वी, और ये डायरेक्टली हो जाएगा एन टी के, जो कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर है। और जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी बेसिकली, और उस कांस्टेंट वैल्यू की जगह पर हम पी बी इज इक्वल्स टू स्मॉल एन, और ये जो आर होगा ये हमारा कांस्टेंट होगा इंटू टी। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास आइडियल गैस के लिए। तो पी बी इज इक्वल्स टू एन आर टी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन हो गई। एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली या नंबर ऑफ मोल्स के, चार्ल्स लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और बॉयल्स लॉ में जो है वो P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये आपके पास सिनेरियो आ गया सारी गैस लॉ से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर। और इसमें ये जो R की वैल्यू होगी, ये R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये एग्जाम में गिवन होती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि इसकी वैल्यू क्या यूज करनी है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसकी कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास हर बार गिवन होगी। तो कैपिटल R की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है 8.314 जूल्स पर मोल इंटू केल्विन। तो ये फॉर वैल्यू आपके पास गिवन होगी, और इस वैल्यू को यूज करते हुए आप कैपिटल आर को अपनी कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हो। और अगर आइडियल गैस की बात की जाए कि आइडियल गैस को डिफाइन करना हो आपने, तो आइडियल गैस के लिए आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो सिंपल, एनी गैस दैट ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो भी गैस होगी अगर वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है एट ऑल टेम्परेचर्स, प्रेशर्स एंड गैस वॉल्यूम, इज कॉल्ड आइडियल गैस। तो हमारे पास आइडियल गैस होगी कि जो हर सिचुएशन में हर प्रेशर और टेम्परेचर पे फॉलो करती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी को। और दूसरी बात इसमें ये कि अगर वो ये पूछें कि गैस जो है वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, तो उसके लिए भी हमारे पास सिंपल, अभी हमने वैसे पहले भी डिस्कस किया था, और अगर इसको फर्दर डिटेल में लिखें, हाउ गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, इसका सिंपल आंसर आपके पास होगा
ये सबसे पहली चीज तो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। तो पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये होगी, they collide with one another and with walls of container। तो वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे, क्योंकि वो भी उन्हें बाउंड करके रख रहा है। तीसरी चीज, द मॉलिक्यूल्स अंडरगो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच प्रोड्यूसेस फोर्स। और फोर्थ पॉइंट ये होगा, दिस फोर्स per unit area is the pressure of gas। तो ये हमारे पास और पॉइंट्स आ जाएंगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आइडियल गैसेस के लिए।